बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं न्यूज़ एंड वायरल वीडियोज़ के कोलाज से। और पहली ख़बर वैसे तो मैंने भारत की शामिल की है प्रोग्राम में, मगर हमारे माशरे में भी लोगों को इस किस्म के मसाइल का सामना रहता है। यही वजह है कि इस खबर को आज मैंने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया है, क्योंकि हर घर में बच्चे होते हैं, बेटे होते हैं, बेटियाँ होती हैं और उनके शादी ब्याह के मामलात होते हैं। और देखा यह गया है कि हर दूसरे घर को इस किस्म के मसाइल का सामना होता है। बुनियादी वजह इस खबर को इस प्रोग्राम में शामिल करने की ये है कि मेरा ये मानना है कि आप किसी भी रिश्ते का ज़िंदगी में आगाज़ करने जा रहे हों, आप कहीं जॉब करने जा रहे हों, किसी कारोबार में किसी किस्म का लेन देन हो या शादी ब्याह का मामला हो, नए रिश्ते बनने जा रहे हों, उसकी बुनियाद में सच की पनीरी लगानी चाहिए। जब आप किसी रिश्ते के आगाज़ में झूठ बोल देते हैं तो याद रखिए आगे चलकर आपको कांटों की फसल ही काटनी पड़ती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि रिश्तों में झूठ की आमेज़िश कम से कम हो। बाज़ औक़ात वक्ती जुज़ वक्ती फ़ायदे के लिए एक लंबा रिलेशनशिप कायम करने की ख्वाहिश होती है हमारे, और हम उसकी बुनियाद में झूठ रख देते हैं। मसलन शाह जी, मसलन देखा गया है कि भाई बाज़ औक़ात बच्ची की उम्र ज़्यादा है या लड़के की उम्र ज़्यादा है, तो पता लगता है कि जी शनाख्ती कार्ड में उम्र में को गड़बड़ कर देंगे। ठीक है जी, लड़के की उम्र 40 साल है, बताएंगे 32 साल या 30 साल। इसी तरह बच्ची का मामला होता है। लड़के की आमदनी के मामले में देखा गया कि लोग बहुत झूठ बोलते हैं। तालीम के मामले में बहुत झूठ बोलते हैं, लड़की वाले भी बाज़ औक़ात लड़के वाले भी। ਅੱਜ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 22 ਸਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਨੇ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਿਊਸ਼ਨ नहीं पढ़ता रहा। रिश्तों में झूठ के मैं भी सख्त खिलाफ हूँ। यानी वाकई इस मामले में नासिर बहुत क्लियर आदमी। ये जब शादी करके वाइफ को घर लेके आया तो इसने सोचा जो जो बातें हैं मैं अपनी वाइफ को क्लियर बताऊंगा। होना ही चाहिए। जिंदगी का आगाज झूठ से नहीं करूंगा। वाह। इसने भाभी को बताया कि ये जो जेवर तुमने पहना है ये 2 नंबर है और जिस गाड़ी पे हम आए हैं वो रेंट की है, और ये जो तुमने लहंगा पहना है ये भी रेंट का है, और ये जिस घर में हम बैठे हैं ये रेंट का भी नहीं, ये किसी दोस्त का है। वही दोस्त जिहड़ा साडी गड्डी नहीं सी चलाउंदा। लिहाजा मैंने तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया। फिर क्या हुआ? वहां फिर भाभी ने एक तारीखी फिक्रा कहा। उसने कहा होगा मुझे तलाक चाहिए। ਬਹੁਤ ਮਿੱਥ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਊ ਬਾਈ ਕਿਊ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਗੱਡ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ऐ तो से मेरे छाबे जात मारना है। अच्छा, जो जाली सोना चढ़ाने वाली बात हो रही थी ना, इसके ऊपर यार गुलजार साहब का एक बड़ा खौफनाक अफसाना है। अच्छा, हाँ, बहुत ही यानी कि उदास कर देने वाला। तो मगर यह है कि मैं ज़रा सेगमेंट खोल लूँ, फिर मैं आखिर में अगर वक्त हुआ तो वो अफसाना शेयर करूँगा। मैं कहना सुना दे गुलजार साहब साढ़े दिमाग की फंसे रहे। साइड तो खोल नहीं ऐसी बात नहीं, ज़रा लोगों को भी तजस्सुस रहेगा। गुलजार साहब से पूरा सब कॉन्टिनेंट मोहब्बत करता है और कमाल के अफसाना निगार है। यानी कि ऐसा ऐसा अफसाना उन्होंने तख्लीक किया है कि आप देखिए ना, अहमद अदीम कासमी साहब जैसे अफसाना निगार से उन्होंने दाद वसूल की हुई है। तो ये कोई मामूली बात थी। अच्छा यार, अब बात हो ही रही है, अफसाना मैं बाद में बताऊंगा, मगर ये जो मोहब्बतों के एहतराम के रिश्ते होते हैं ना, ये भी बड़े खूबसूरत होते हैं। गुलजार साहब जब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, गुलजार साहब का और कासमी साहब का रिश्ता जो था वो ऐसा था, मेरा अगर हाफजा ठीक काम कर रहा है तो गुलजार साहब कासमी साहब को बाबा कहते थे। बाबा हैं मेरे वहाँ जनाब अहमद अदीम कासमी, आप जानते हैं। वाह। गुलजार साहब ने उनके बहुत एडमायर थे, और गुलजार साहब ने वहाँ भारत में किरदार के नाम से, अगेन मेरा अगर हाफजा काम कर रहा है तो किरदार के नाम से एक पूरी सीरीज़ की थी जिसमें कासमी साहब के कई अफसाने उन्होंने किए थे। यानी कि उनको ड्रामेटाइज़ किया था, जैसे हमारे यहाँ होते थे। आपको याद है कासमी कहानियाँ एक ज़माने में हुई, अयूब खावर साहब ने गलबन सारी सीरीज़ ये खावर साहब ने की थी। इसी तरह गुलजार साहब ने वहाँ किरदार के नाम से की थी, उसमें कासमी साहब के भी अफसाने थे। फिर इनका एक बाहमी मोहब्बत का रिश्ता कायम हो गया, ख़त किताबत शुरू हो गई, गुलजार साहब अपनी चीज़ें भेजते रहे, वो कासमी साहब फ़नून में शायद छापते थे, अफसाने भी फिर उन्होंने छापे, मगर गुलजार साहब की मुलाकात नहीं हो पाई कासमी साहब, और कासमी साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। बावजूद कभी आना चाहा, कभी मामलात आपको पता है जो हमारे ममालिक के माबैन हो जाते हैं। और फिर उसके बाद गुलजार साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, तो मुझे तो बहुत ही एज़ाज़ हासिल रहा उनके साथ साथ रहने का। और उस सफ़र में हम यानी कि गुलजार साहब का जहाँ की उनकी पैदाइश है दीना, वहाँ भी हम गए, और दीना उनकी यादों में, उनकी नज़मों में, उनकी गुफ्तगू में ऐसे छलकता है, आप यकीन जाने जैसे बच्चे की आंखें गुब्बारे को देख के चमक उठती हैं ना, ऐसे गुलजार साहब दीना के ज़िक्र पर खिल उठते हैं।
تو دینا بھی گئے ان گلیوں میں جہاں وہ پیدا ہوئے, اس اسکول میں. دینا والوں نے بہت ان کا والہانہ استقبال کیا, بہت ایک جشن کا سا سما تھا. گلزار صاحب سے سب بہت پیار کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں بہت ان کا. وہ شخصیت ہی ایسی ہے چونکہ انہوں نے ہمیشہ محبت کی بات کی ہے, انسانوں سے محبت کرنے والے. خیر میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ محبت کے رشتے کیا ہوتے ہیں, چونکہ میں گواہ ہوں اس کا. پھر اس کے بعد یہ طے ہوا کہ مجھے قاسمی صاحب کی قبر پہ جانا ہے, بلکہ دینا بعد میں گئے, پہلے قاسمی صاحب کی قبر پہ گئے آتے ساتھ. اور پھر میں بھی وہاں موجود تھا, حسن ہمارا دوست حسن ضیاء وہ بھی موجود تھے. اور پھر میں نے دیکھا کہ گلزار صاحب قاسمی صاحب کی قبر پر جا کر کھڑے ہوئے, اور جو پینتی ہوتی ہیں جہاں قدم ہوتے ہیں سرہانہ اور پھر جہاں پینتی, وہاں وہ گھٹنوں کے بل اس قبر کے اوپر بیٹھ گئے. کافی دیر تک وہاں بیٹھے رہے, سوچتے رہے, قاسمی صاحب کو یاد کر رہے ہوں گے. اور پھر انہوں نے اس قبر کی مٹی پر ہاتھ رکھے اور اس ہاتھوں کو اپنے پھر سینے پہ رکھا, پھر اپنے چہرے پہ رکھا, اور شفاف, آپ کو پتہ ہے وہ اجلا بالکل سفید عموماً وہ لباس پہنتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم وہاں سے رخصت ہوئے. تو میں سوچ رہا تھا کہ محبت کے رشتے کیا رشتے ہوتے ہیں, اور خلوص کے رشتے, مالی اور دنیاوی لحاظ سے کچھ لینا دینا نہیں, مگر انسانیت کا جذبہ جو ہے وہ کون. تو یہ ہیں ہمارے گلزار صاحب. ناظرین اسٹے ود اس, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. بھائی وہ پچھلے سیگمنٹ میں تو ہم گلزار صاحب کی یادوں کے ساتھ بہ گئے, اور وہ خبر بیچ میں رہ گئی. تو خبر آئی ہے بھارت سے. اتر پردیش کا علاقہ ہے, اور وہاں پہ ایک شادی طے ہوئی. دلہا والے آتے رہے, دلہن والے آتے رہے, اور جیسے ہوتا ہے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے بھارت میں وہ جہیز کا بڑا مسئلہ ہے, تو دلہے والوں نے جہیز بھی وصول کیا. موٹر سائیکل لیا لڑکی والوں سے, اور نقدی لی, اور دیگر کافی ساری انہوں نے چیزیں لی جہیز کے نام پر. اب شادی والے دن دلہے میاں بارات لے کر پہنچے. ٹھیک ہے جی, بارات لے کر پہنچے, رسومات وغیرہ ہونے لگیں جو بھی ان کی رسومات ہوتی ہیں. اور اس کے بعد جو دلہن کے بڑے بوڑھے تھے خاندان والے, پہلے تو صرف فیملی جاتی تھی, اب دیگر کو پھپھیاں تایا جو بھی دیگر عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں, انہوں نے نوٹس کیا کہ دلہا نے غیر معمولی موٹے چشموں کی اینک لگا رکھی ہے. تو آپس میں خسر پھسر شروع ہو گئی. تو لڑکی والوں نے کہا اس سے پہلے ہم بھی کئی بار گئے ہیں دولہے کو دیکھنے, ملاقات بھی ہوئی ہے, مگر آج جو اس نے چشمہ لگا رکھا ہے جتنا موٹا, اتنا پہلے بھی ہم نے کبھی نہیں دیکھا. تو رشتہ داروں کو شک ہوا کہ اس کی نظر جو ہے وہ غیر معمولی حد تک کمزور ہے. ہو سکتا ہے شادی تھی, ٹینشن نہ ہوئی ہوگی. بہرحال آپ کو پتہ ہے عزیز رشتہ داروں کا وہ کرتے 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 بات یہاں تک بڑھی کہ رشتہ داروں نے دلہا سے یہ مطالبہ کر دیا کہ اپنا چشمہ اتارو. استاد ککڑ پڑ کے پورا نہیں, ککڑ تو بڑی دور کی بات ہے, نے کہا اخبار پڑھ کے بخا. اچھا بھی اس شیر کے بچے سے اخبار نہیں پڑھا گیا, پڑھیا لکھیا نہیں سی, نظر اتنی کمزور تھی, ہائے ہائے. ہاں اخبار پڑھا ہی نہیں گیا اس سے. وہ انگلش اخبار انہوں نے دیتا, وہ پنجابی پڑھنے لگ پے. پھر کیا ہوا شاہ جی؟ بھائی وہ لڑکی والوں نے انکار کر دیا, لڑکی نے بھی انکار کر دیا. انہوں نے کہا اس سے تو میں شادی نہیں کروں گی. انہوں نے کہا منڈے دی نظر کمزور ہے, بیاہ دا فائدہ. ہائے او دا علاج کروا لیندی, ایڈی کیڑی گل ہے. کیونکہ لڑکی والوں کا گلہ اس میں یہ تھا جو ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں بات کی کہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے, اور اگر لڑکے کی نظر اتنی زیادہ کمزور تھی تو شادی سے پہلے مطلع کرنا چاہیے تھا. اور یہ بات بالکل درست ہے, اسی پر ہم نے پچھلے سیگمنٹ پر بات بھی کی تھی. جو بھی معاملہ ہو رشتہ قائم کرتے ہوئے صحت کے حوالے سے, مال و دولت کے حوالے سے, وہ سامنے رکھ دینا چاہیے ایمانداری سے. ہاں دسنا چاہیے سے منڈے والوں نے کہ منڈا ساڈا کندا جوائی تھا. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہنی بھائی. میں آپ کو بتاؤں, بعض اوقات کو بہت بڑی کجی اگر کسی میں ہو, بہت بڑی غلطی اگر ہو جائے, مگر آپ اس معاملے میں سچ بول دیں, اعتماد میں لے لیں, تو بڑا فساد بپا نہیں ہوتا. بالکل. اور بعض اوقات چھوٹا سا جھوٹ جو آپ نے رشتے میں بولا, یا کوئی سچ جو آپ کو رشتے میں بولنا چاہیے تھا آپ نے نہیں بولا, مگر وہی سچ جب کوئی دوسرا بتاتا ہے تو بہت بڑا فساد. بہرحال یہ دلہے میاں ہمارے ساتھ ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ اب میرا نام جوگندر پرکاش ہے. وہ یہ تو صحیح ٹوب بھی دیکھے تو کہندا خراب ہے. جوگندر بیچاری دی نظر بہت زیادہ کمزور ہے. بیوی دا گھٹ چکن دی بجائے اپنے ابے دا چوکتا. جوگندر دی نظر دا پتہ نہیں چلنا, یہ واش روم دا کہہ کے نا کچن چ وڑ گیا. انہوں نے کہا یہ کتنے پریشان نہیں ہوا, کہتے میں پانی پی کے واش روم جانا. انہیں پھڑیا نہیں سی جانا. کیسے پکڑا گیا؟ جو تو پھیریاں دا وقت آیا نا, تے بجائے بیوی دی باں پھڑن دے نا ساس دی باں پھڑ. ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ. ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਜੀ ਕੋਲ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅੰਨਾ ਹੀ ਓਏ ਅੰਨਾ ਹੀ ਓਏ. ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਾਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਸਮ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਪਏ ਨੇ. वो कैसे? ਕੁੜੀ ਦਾ ਚਾਚਾ ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ. ਤੇ ਚਾਚਾ ਫੇਰਿਆਂ ਚ ਅੰਬ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ. اچھا بیوی, آپ کی شادی سے پہلے ملاقات ہوئی تھی ان سے؟
ਜੀ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ का चक्कर लगवा के आऊं। ये जाके मोटरसाइकिल की बजाय खोते ਨੂੰ किक मारी जाए और मसले वाली गल खोता स्टार्ट हो गया। अरे हम समझे हमें खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। वाकई ऐसा हुआ था? हाँ जी, वो दरअसल खोते ਨੂੰ खुश कर रहा था। पहली मुलाकात में हमने इनसे कहा जरा हमें देख के बताएं हम कैसी लग रही हैं। बहुत कहता प्यारी। क्लीन शेप तो सोहनी लगती है। हमने पहली मुलाकात में कहा कि आपको किस चीज का शौक है, आपकी हॉबीज क्या हैं। कहने लगे हमें स्विमिंग बहुत अच्छी आती है। तो हमने कहा जरा दिखाइए। ओए होए इन्हें कच्छा पा के फिर नहर दी बजाय गटर दी छाल मार। हाँ, हमने कहा ये क्या किया। शर्मिंदा नहीं हुआ, कहते मेरी जूती डेग पे। आपको फिर भी अंदाजा नहीं हुआ कि इनकी नजर बहुत कमजोर है? अंदाजा कैसे होता। हमने इनसे पूछा कि हमें तो म्यूजिक बहुत पसंद है, आपको आर्ट में क्या पसंद है। कहने लगे हम तस्वीर बहुत अच्छी बनाते हैं। और वो भी आंख बंद करके। हाँ जी, इन्हें फिर दुल्हन बिठा के उसकी तस्वीर बनाई और दुल्हन की बजाय ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੂ ਜੀ से इजाजत लेके फोटो बनाओ। आपको फिर भी अंदाजा नहीं हुआ कि इनकी नजरें कमजोर हैं? ਕੁੜੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹती, मेरी पहली हरकत से अंदाजा हो गया ਸੀ। हमने कहा और क्या क्या शौक है आपको। तो हमारा हाथ पकड़ के हमें छत पे ले गए। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਖਲੋਤਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡੋਰ ਦਾ ਪਿੰਨਾ ਸੀ। अच्छा ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ हम पतंगबाजी बहुत अच्छी करते हैं। ਇਹਨੇ कहा फिर पेज लगा के दिखाएं, वो जो सामने वाली पतंग है ਇਹਨੇ ਮਸਾ ਮਸਾ ਪਤੰਗ ਉਡਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਚ ਲਾਤਾ। हमने कहा ये क्या किया। ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਵਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਹੈ। आप तो वालिद हैं इनके? या चंदर मोहन सिंह शादी से पहले कितनी मरतबा आप लड़के को देखने गए थे? सही 10-15 दफा इन्हें घर गयूं सही। तो आपको अंदाजा नहीं हुआ कि लड़के की नजर इंतहाई कमजोर है? पहली मुलाकात सी सूईए धागा पैंदा पिया, असां डाढे खुश थे उसे कि छोकरे दी जड़ी नजर है 6x6 है सही। मैं आते अपनी धी रानी को दसे ए डाढी खुश थी सही। उस वक्त चश्मा पहना हुआ था इसने? क्या ना सी हूं बोले तो आना क्या ना पई बैठा। मन ने उस वक्त लेंस लगाए हुए थे। ਇਹਦੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਐਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਂਸ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ। जोगिंदर, इसका मतलब है कि आप लड़की वालों को और लड़की को जानते बूझते धोखा दे रहे थे? क्या जी, धोखा तो इन्होंने भी दिया हमको। 4 फुट का कद था लड़की का हाय दैया। और 10 इंच की हील पहन के आ गई। ਵਾਕਈ ਹੈ ਤੇ ਧੋਖੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ, ਲੇਕਿਨ ਲੜਕੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਠੀ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਪਾ ਲਈ ਸੀ। नहीं जोगिंदर, ये हील और ये मेकअप वगैरह अब ये तो यानी कि मामूल है, इसको धोखे में तो आप शुमार नहीं कर सकते। दूसरी ये कि लड़की अगर हील पहन के आई है तो आपके सामने आई है ना। मगर ये जो आंखों वाला मामला है कि अखबार तुमसे पढ़ा नहीं जा रहा, तासुर तुमने ये दिया कि तुम सुई में धागा डाल लेते हो, नज़र तुम्हारी 6x6 है, ये तो बाकायदा धोखा हुआ। दुल्हन के पापा की 4 शादियां हुई हैं ऊट से सिर्फ 3 सही। और ये बात हमसे छुपाई है, ये झूठ नहीं है, ये फ्रॉड नहीं है। देखिए, इस रिश्ते में जो दुल्हन के माँ बाप हैं, अगर उनका कोई माजी था, शादी हुई, तलाक हुई या जो भी हुआ, उसका बच्ची से तो कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। उनको बताना चाहिए था, मगर ये उस तरह का धोखा नहीं है जैसे आपने किया। क्यों धोखा नहीं है। रात में जो बुढ़िया हमें मिले वो कहे कि हम लड़की की माँ रह चुकी हैं। मुश्किल ना तब्बा जी ने पसंद आंदी सी। जोगिंदर, आपकी उम्र क्या है? बाकी की अरे नहीं, अब की। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਡਾਊਟ ਸੀ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਬੋਲਾ ਵੇ ਥੋੜਾ। जोगिंदर, आपकी नजरें इतनी कमजोर कैसे हो गई? क्या जी, इतनी कमजोर नहीं है मेरी नजर। अच्छा, ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਲੇਟ ਹੋਈ, ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ये क्या पड़ा है मेरी टेबल पे? क्या जी, कोई फुटबॉल नहीं पड़ा ये? ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵਾਜਾ ਹੈ। ये फुटबॉल है? अब उस तरह का है कुछ। अच्छा, बात सुने जोगिंदर, जी जी, ये सामने टेबल पे कितने लोग बैठे हैं? उन्हें दसेगा। कितने बैठे हैं? यार लग रहे हैं। क्या जी, क्या जी, 4। अच्छा, कितने मर्द हैं, कितनी खवातीन है? हाँ, ये बता। यार औरतें लग रही हैं मुझे। ठीक है ਸ਼ਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁਕਾਓ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸੈਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। यार तुम्हारे तो वालिद की भी नजर कमजोर है। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ। ਇਹ ਤੇ ਚੰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਚੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਤੇ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਰੇ ਅੱਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਚੋ ਬਚੋ ਬਚੋ।
यानी शादी से पहले मैंने भी आपकी भाभी से एक झूठ बोला था। इन्होंने शादी से पहले बोला था और भाभी ने शादी के बाद। अच्छा वैसे हनी साहब, आप किस बेगम से ज्यादा झूठ बोलते हैं? नहीं, अब जुबान कहाँ है भाई, बोले। ना तुझे अपना शो शुरू कर दे, ना मैं रगड़े। नहीं वैसे बताएं तो सही यार, जी किसी से झूठ बोलते हैं कि नहीं, पहले तो ये बताएं। ये पूछे किसी से सच बोलते हैं। नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट का जिसका नाम है कहावतें जो ज़िंदगी बदल दें। और आज जो कहावत मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और उससे जुड़ी जो हिकायत है, ये तो बहुत ही दिलचस्प है आज की जो कहावत और हिकायत है। मगर ये उन कहावतों में से एक है जो बहुत आम नहीं है, लेकिन इनका इस्तेमाल कम कम देखा गया, मगर है बड़ी खूबसूरत। इस कहावत, इस ज़रूर मसल को सुनते ही या बोलते ही या कहते ही या कोट करते ही एक मुस्कुराहट सी आ जाती है लबों पे, और एक इश्तियाक भी पैदा होता है कि भाई जिस हिकायत से, जिस कहानी से ये कहावत निकली होगी वो हिकायत क्या है। तो कहावत है कि बुढ़िया की खीर रंग लाई। क्या बात। बुढ़िया की खीर ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪਕਾਈ ਸੀ। ਪੀਲੀ ਹੋਵੇ ਚਿੱਟੀ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਉਹਨੇ? ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅੱਜ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਸਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਕਰੇ ਹਾਰ ਪਾਏ ਸਨ ਤੈਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਕਰ ਦੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਬ ਮਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਕਰ ਦੇ। अच्छा नाजरीन, इसका ज़्यादा लुत्फ ले सकेंगे तो मैं बताता चलूँ कि आगा साहब जो हैं हमारे कोलीग और दोस्त, ये बुनियादी तौर पर एक बैंकर हैं। ਔਰ ਪਾਗਲ ਨੇ ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੇ। ਅਸਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਪੀ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਿਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा वैसे मैं हिसाब लाया ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਠੀਕ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਆਲ ਮੇਨ ਕੋਆਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦਾ हैं ओके। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਨਹੀਂ ਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा वैसे मैं हिसाब लाया ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਖਰ ਤੱਕ ਹੋਣੀ है। वैसे शाह जी ये कहावत किस मौके पे बोली जाएगी? ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬਿਸਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ओ हो हामिद रंगीले ने क्या फिक्रा बोल दिया भी, हा एंड लगा दिया, ये देखो भी जरा, ये तो वो बात होगी, बुढ़िया की खीर रंग लाई, मुझे पकड़ लो गई। का बंदा रास्ता भूल जाए ना तो पिछों सीट दे मुंह कट के ड्राइवर को, ये क्या कर रहे हो? जब तुम्हारी तनख्वाह लेट करता हूँ रास्ता भूल जाते हो तुम, जितना पेट्रोल लगा है ना तुम्हारी तनख्वाह में से काटूंगा। उधर देखो ट्राला। आमद साहब माशाल्लाह वेरी टैलेंटेड मैन। ये उड़दी बेइज्जती बगल च लैंड दे। अच्छा सदफ साहिबा, बुढ़िया की खीर रंग लाई, ये कहावत अमूमन उस मौके पर बोली जाती है जब कोई राज किसी ऐसी बात या ऐसी चीज से जाहिर हो जाए। एक राज है और कोई ऐसी बात या ऐसी चीज या ऐसा वाकया हुआ है जिसका उस राज से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर उस वाकये, उस चीज या उस बात की वजह से वो राज सब पर खुल जाए। जैसे मैं सादा लफ्जों में आपको बताऊं कि मिसाल के तौर पे कोई चोर पकड़ा गया, ठीक है, और वो पकड़ा गया फर्ज कीजिए कि लैपटॉप की चोरी में, और तफ्तीश के दौरान पता लगा, गुफ्तगू के दौरान ही उसने कोई ऐसी बात कर दी कि पता लगा उसने फलाना जगह भी डाका मारा था, या कोई मोटरसाइकिल चोरी की थी या साइकिल चोरी की थी। अब ना वो बताना चाहता था, ना तफ्तीशकार पूछना चाहते थे, मगर कोई बात ऐसी हुई जिससे वो राज खुल गया। वाह। तो ऐसे मौके पे कहा जाएगा कि भाई बुढ़िया की खीर रंग लाई। अगर उस मौके पे बुढ़िया ज़हन च ना आई, नहीं, बुढ़िया बेचारी तो हिकायत के थ्रू इस कहावत को जन्म दे के पता नहीं तारीख का हिस्सा बन गई। अब तो बुढ़िया की कहावत ही रह गई है। इन्होंने बुढ़िया को ज्यादा याद करिए, उसका बूढ़ा सोटा फट के आ गया। अच्छा, इस हिकायत के 3 किरदार हैं बुनियादी तौर पे। 2 तो हो गए चोर, और एक चोर जो है वो तो बड़ा तेज तर्रार और आदी किस्म का चोर है, बड़ा ही चालाक, होशियार। और एक जो है वो जरा भोला भाला है, वो बुनियादी तौर पे चोर नहीं है, मगर जिस दिन ये वारदात हुई, जिस शाम, उस दिन वो जो तेज तरार चोर था उसने उस सादे आदमी को अपने साथ मिला लिया। पहले दिन काम ते गया। हाँ, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई चलो मेरे साथ चलो, आसानी रहेगी, को आ जाएगा, देख लेना, को पैरा दे देना। इस तरीके से उसने उसे राजी कर लिया। वो नहीं होना चाहता था राजी, मगर बहक गया। तो पहले इसकी कास्टिंग कर लेते हैं। जी। वो तेज तरार चोर हो गए। ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਧਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਮੇਰੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
सैकड़ों दिल चुराए हैं आपने, बड़े बड़े लीडरों का दिल चुराया हुआ आपने। क्या बात है, ये चुप कराना जानते हैं। तो तेज तरार चोर हो गए जनाब ताहिर साहब। क्या बात है। और वो जो भोला भला आदमी जो चोरी नहीं करना चाहता था मगर ताहिर उसे बहका कर अपने साथ ले गया, वो हो गए। आप दोनों भोले भाले कहाँ से आ गए? ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਰਗੋਦੇ 'ਚ ਜੇਬਾਂ ਕੱਢਦੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। लेकिन उस तरह तो डेर गई होता जेब कटना। अच्छा जी, चले ये किरदार दे देते हैं भोले चोर वाला पाशा साहब। बात है। ਐਸਾ ਚੋਰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਦੌੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਪਾਸ਼ਰ ਦਾ ਚੋਰ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਜਾਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਭਾਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਤਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਲੋ ਜਾ ਤੂੰ ਏਡਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। पीटीआई वाले ठीक आपके खिलाफ होते हैं। अच्छा जी, तीसरा इस हिकायत का जो किरदार है, जो असल में मेन किरदार है, वो है बुढ़िया का। वाह। तो अब मेरा तो हौसला नहीं पड़ रहा कि इनमें से किसे। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰੇਗੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। वैसे ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। बूढ़ा नहीं है ना, बुढ़िया है। नहीं, बुढ़िया भी बन जाते हैं। वो कैसे? इनकी बेगम प्यार से इन्हें बुढ़िया भी कभी ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੋ ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਭਾਬੀ ਦੀ, ਕੋਕਾ तुम तो बुढ़िया हो चुके हो। अच्छा जी, कौन चले अपना? माहम शाह जी। माहम का बनता है ये चलिए, रोल। माहम हो गई वो बुढ़िया। शाह जी मैं कैसे? मैं कैसे ऐसे अनाउंस कर दे तो बड़ी बड़ी बुढ़िया निकली। अच्छा जी, माहम हो गई वो बुढ़िया जिसके घर में दो चोर घुसे। शाह जी मैं ये किरदार नहीं कर सकती, सॉरी। ਤੁਸੀਂ ਬੂੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ। नहीं बनता तो आपा रूबी का है कि वो बने बुढ़िया। आपा रूबी। ਤੁਸੀਂ ਲੜੀ ਜਾਓ, ਚੋਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। भाई ये चारों खवातीन खुद तय कर लें कि कौन बुढ़िया का किरदार करेगा। नहीं शाह जी मैं नहीं। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਖੀਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁੜੀਆ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਚੋਰ ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ। ਆਏ ਨਾ ਵੇ ਬੁੱਢੇ ਚੋਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਉੱਥੇ ਮਰ ਜਾਏ। अच्छा चलें, आप में से किसी ने बुढ़िया का किरदार किया है? शाह जी मैंने बहुत किया। चले फिर रूबी हो गई वो बुढ़िया। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੁੜੀਆ ਦਾ ਨਾ ਖਾਵੰਦ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬੁੜੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਤੀ ਹੈ। ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖ ਲਈ। शाह जी मैंने 14 साल की उम्र में पहला रोल किया था। बुढ़िया का? जी ਜੀ 700 ਸੀਟ ਸੀ ਹਾਲ 'ਚ, 600 ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। चोर शुरू तो पीछे लगा है। और उसमें मेरे छोटे भाई हाजी अलवेला साहब, अच्छा, सुहेल अहमद साहब और वसीम अब्बास साहब। ड्रामे का नाम था राजा अब तो आजा, और मेरे हस्बैंड का रोल बब्बू बराल साहब ने किया था। उसमें यंग टू ओल्ड मैंने रोल किया था, और उस टाइम पे बोलान अवार्ड बहुत बड़ी बात थी। मैंने अवार्ड विन किया हुआ है। माशाल्लाह। तो हिकायत की तरफ आते हैं। एक गांव था और उसमें एक बुढ़िया अकेले रहती थी। उसका जिंदगी में कोई अब नहीं बचा था। थोड़ी बहुत जायदाद थी, जमा पूंजी थी, उसी से वो गुजारा करती थी। और जो उस इलाके के, उस मोहल्ले के जो 2 नंबर टाइप लोग थे, उनकी नज़र थी कि भाई इस बुढ़िया के पास एक जमा पूंजी है और हो सकता है कोई ख़जाना वजाना भी हो। मगर मोहल्ले वाले उस बुढ़िया का बड़ा ख्याल करते थे और एक तरह से हर वक्त उसके मामूलात पर नज़र रखते थे कि भाई इसको कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो एक तरह से राखी करते थे उसको। तो चोरों को मौका नहीं मिलता था उस बुढ़िया के घर में नकब लगाने का। एक दिन बहरहाल ये हुआ कि शाम ढल रही थी और उस दिन शहर से बाहर एक मेला लगा हुआ था। तो बेशतर जो मोहल्ले के लोग थे, जवान थे, जो बड़ा इसका एहतराम करते थे, वो मेला देखने गए हुए थे। ऐसे में ताहिर को पता था, जो कि एक आदी चोर था, कि मोहल्ले में आज ज़्यादा लोग नहीं हैं तो आज वारदात डाली जा सकती है। और बुढ़िया का ये हुआ मामला कि उस शाम को बुढ़िया का बड़ा दिल चाह रहा था खीर खाने को। ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਹੱਲਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਖੀਰ ਪਕਾਉਂਦੀ ਸੀ। तो बुढ़िया ने क्या किया कि चावल, दूध, शक्कर वगैरह जो भी इंग्रेडिएंट्स थे वो जनाब एक हांडी में रखकर और चूल्हे पर चढ़ा दिया कि भाई खीर जो है वो तैयार हो रही होगी। अब ज़ईफ़ औरत थी बेचारी, इतने में ही निढाल हो गई और जाकर सहन में जो छज्जा था, जो शेड था, उसके नीचे जाकर वो लेट गई। ਖੀਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਫੈਲਣ ਡੀਆਂ ਸਨ ਜਨਾਬ। नहीं, मोहल्ले में तो ज़्यादा लोग थे ही नहीं ना उस शाम। ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਸੀ। इन्होंने खीर दे नाल कूड़ा भी इकट्ठा करना होता। और ठंड बढ़ना शुरू हो गई। तो बुढ़िया ने क्या किया कि पूरी रज़ाई जो थी वो अपने वजूद पर ले ली और एक तरह से रज़ाई के अंदर बिल्कुल ढक गई। वो ढांप लिया उसने अपने वजूद को रज़ाई में। अब शाम गहरी हो चुकी थी, अंधेरा बढ़ चुका था और ताहिर किसी न किसी तरह से पाशा को राज़ी करके अपने साथ और उस घर में दोनों कूद गए। ਪਾਸ਼ੇ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਧਮਕ ਪਈ, ਪੂਰਾ ਮੇਲਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। अच्छा, ये कूदे थे बराबर वाली छत से
छत से कूदे और छत के बाद ये छज्जे पे आ गए। ताहिर आ गया नीचे जहाँ सहन था और कमरा वमरा था, और पाशा जो था वो उस छज्जे पर ही, शेड पर ही बैठा रहा। थोड़ी देर तक शाह जी छज्जा भी थल्ले होने वाला है। और ताहिर ने पाशा को जिम्मेदारी ये दी थी कि तेरा सिर्फ इतना काम है तू छज्जे ते सोना। नहीं, उस छज्जे से ना गली भी नजर आती थी। तो ताहिर ने कहा कि भी तुमने देखते रहना है कि कोई अगर आ रहा हो तो तुमने मुझे बता देना है, तो तेरा सिर्फ इतना काम है, बाकी सारा काम मैं करूंगा, खजाना मिला जो भी मिला वो हम आधा आधा कर लेंगे। तो पाशा बहरहाल इस बहकावे में आ गया था। पाशा छज्जे पे है, उसके नीचे बुढ़िया रजाई या लिहाफ ओढ़े सो रही है और पास ही खीर पक रही है। अच्छा, हुआ वही जो हामिद ने कहा था। ये था तो बेचारा पाशा मासूम आदमी कि छज्जे पर सो गया, उसको पता ही नहीं चला कि भाई कौन आ रहा है कौन जा रहा है। उधर मेला खत्म हो गया और नौजवान और मोहल्ले के लोग जो बुढ़िया का बड़ा ख्याल करते थे वो गली की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। यही वो मोमेंट था जब ताहिर की नज़र पड़ी हंडिया पर और उसने देखा कि खीर पक रही है। और यही वो मोमेंट है कि जब बुढ़िया ने करवट ली ना तो पूरा वजूद लिहाफ में रहा, दाहिना हाथ जो था उसका वो लिहाफ से बाहर आ गया, इंज करके बिल्कुल ऐसे। उन्हें बुढ़िया ने ताहिर को क्या थोड़ी खीर थी जिस तरह से हाथ बाहर आया ना, ताहिर यही समझा कि शायद बुढ़िया कह रही है कि मुझे कुछ खीर खिला दो। अच्छा, अब इतना घबरा गया ताहिर, मोहल्ले वालों का डर, चूंकि पता था कि मोहल्ले वाले बड़ा ख्याल करते हैं, इसको समझ ही नहीं आया ना उस वक्त उसके जहन में आया कि यार खीर तो गर्म है। ताहिर ने गरम गरम खीर निकाली और बुढ़िया की हथेली पर रखी। ये किन्ने मेरी तली जो ते खीर रखती है, मेरी ते तली साड़ती जे खाना खराब होवे कौन सी। इन्ने शोर के बावजूद भी पाशा सुता है। पाशा उठ गया था। अच्छा, जब ये चीख चिंगाड़ हुई तो पाशा उठ गया। मोहल्लेदार गली में आ चुके थे, उनके नौजवानों ने सबने सुन लिया। वो जनाब सब के सब अंदर आ गए, किसी ने जम किया, दरवाजा खोल दिया। अब ये सब कुछ जब हो रहा था तो पाशा सिमटता हुआ छज्जे के ऊपर बिल्कुल दीवार से लग गया। किन्ना क सिमट गया वो सिमट के भी पौना पौना नजर आउंदे। और ताहिर को तो समझ नहीं आई, छोटा सा तो घर था। ताहिर बुढ़िया की पलंग के नीचे घुस गया। पाशा ने लोगों को इकट्ठा कर लिया और क्या ना माई ठीक नहीं। इतने में सारे मोहल्ले वाले जो बुढ़िया से प्यार करते थे, एहतराम करते थे, उसका ख्याल रखते थे, वो जमा हो गए। ने पूछा भाई क्या हुआ अम्मा जी, माई जी की होया, दसो तो सही। तो बुढ़िया ने कहा भाई मैं तो सो रही थी, मुझे नहीं पता कि ये क्या हुआ है। अच्छा, पाशा ऊपर सहमा हुआ है, ठीक है, और ये सोच रहा है कि यार मैं तो आना भी नहीं चाह रहा था, मैंने तो सारी जिंदगी कभी चोरी नहीं की, ये ताहिर ने मुझे मरवा दिया और आज इसकी वजह से मैं भी मारा जाऊंगा, ठीक है ना। मगर बहरहाल अभी दुबका हुआ था उस छज्जे के ऊपर, खामोश था। हाँ खामोश था, मगर बिल्कुल पसीने में शराबूर। वो जिसे कहते हैं ना कि पाशा का ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का नीचे। नीचे ताहिर भी बहरहाल परेशान था, मगर पाशा की तो हालत ही गैर थी और तौबा ताइब में लगा हुआ था कि एक बार मैं इस अजाब से निकल गया, क्योंकि अगर पता लग गया तो मोहल्ले वाले तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बुढ़िया का सब एहतराम करते थे। तो उसने कहा एक बार यहाँ से निकल गया तो कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगा, और बर्बाद हो ताहिर जो मुझे वरगला कर यहाँ ले आया। इतने में लोगों ने बुढ़िया से पूछा कि चलें आप उठ तो गई हैं और कोई ना कोई गड़बड़ है ज़रूर, मगर ये आपका हाथ कैसे चला। तो बुढ़िया कहने लगी दिल चाह रहा था तो मैंने खीर चढ़ा दी, मुझे नहीं पता कि किसने गरम गरम खीर मेरी हथेली पर रखी है और मेरा हाथ इससे कैसे जल गया, भाई मुझे तो कुछ नहीं पता, ये ऊपर वाला जाने। अब ऊपर उस वक्त कौन था? पाशा दी तो जान ही निकल गई। उन्हें उतो गया, ऊपर वाला नहीं नीचे वाला जान। यही हुआ। तो अब एक ऐसी बात की वजह से राज खुल गया जिसका इस सारे मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं था। जब पाशा ने ये सुना तो पाशा ने समझा कि मेरी तरफ इशारा कर रही है। अच्छा, छलांग मार के नीचे आया, कहने लगा जी मेरा कोई कसूर नहीं, ये जेड़ा मंजी थले ताहिर वड़े है मैनू लेके आ। बहुत मारा मोहल्ले वालों ने। मारे उन्होंने क्या, सियासी गल्ला करेंगे, चुप। और थल्ले उतर के पहला कसूर पाशे ने मारे। बहुत मारा मोहल्ले वालों ने दोनों को, और मार मार के जब पुलिस के हवाले कर दिया तो दो नौजवान आपस में बातें करते हुए घर जा रहे थे। तो एक ने कहा कि यार ये दोनों पकड़े नहीं जाते, मगर बुढ़िया की खीर रंग ले आई। तो कहा जाता है कि उसके बाद से जब कोई राज किसी ऐसे वाक़े या बात से खुल जाए जिसका उस राज से कोई दूर दूर तक ताल्लुक ना हो, तो लोग कहने लगे कि भाई ये तो वही बात हुई कि बुढ़िया की खीर रंग ले आई। मस्ताने दी दादी ने भी इंज हाथ कीता, मैं थोड़ी जी खीर रखी खा के कहनी थोड़ी जी और दे। नाज़रीन, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं, आप देख रहे हैं जबरदस्त।